एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला क्लास केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स देखे थे, साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, एवरेज रेट लॉ, ठीक है, रेट इक्वेशन यूजिंग रेट लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने उसी के कंटिन्यूशन में न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जो उससे रिलेटेड थे कि रेट कैसे लिखते हैं, रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको किसी भी चीज़ का रेट लॉ निकालना है तो आपको एक्स वाई निकालना पड़ता है, फिर एक्स वाई कैसे निकालना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो लेट्स उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स मूव विद द टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट वाले क्लासेस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखेंगे क्या बोलता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ जो प्रूफ हो गया है बस उसी पे न्यूमेरिकल आएगा और कुछ नहीं आएगा, बट प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि डेरिवेशन के ऊपर में भी प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आए हैं। बोला गया है कि प्रूफ करो ये वाले चीज़ को, प्रूफ करो ये वाली इसको। ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो कहना मुझे ये है कि सिर्फ इसका प्रूफ ही आपका काम का नहीं है, आपको ये सारे स्टेप्स भी याद होने चाहिए कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब क्या होता है ना, आधे स्टूडेंट्स तो रट्टा मारते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझाऊंगी। अगर हम लोग कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझेंगे ना तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। सो देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर मुझे किसी भी रेट लॉ को डिस्कस करना है तो हम लोग को सबसे पहली काम की चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन आएगी। अगर मुझे रिएक्शन ही नहीं पता तो हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक रिएक्शन को। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक रिएक्शन को जिसमें ए जो है वो हम लोग को पी प्रोडक्ट दे रहा है। जाहिर सी बात है कि ए जो है वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो कौन होता है, रिएक्टेंट। पी जो है वो एरो के राइट हैंड साइड में है, मतलब वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका प्रोडक्ट। चलिए अब अगर मुझे सपोज रेट लॉ को लिखने का है, सपोज मुझे रेट लिखने का है, तो रेट लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। अगर मुझे इसका रेट लिखने का है तो हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, अगर मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस रेट लॉ की मेथड से। याद है मैंने आपको 3 मेथड बताई थी। पहला था आपका एवरेज मेथड, सेकंड था इंस्टेंटेनियस मेथड और थर्ड था आपका यूजिंग रेट लॉ। मैंने आपको बताया था एवरेज मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करते, इंस्टेंटेनियस और यूजिंग रेट लॉ वाले मेथड को देखा था। तो बस दोनों मेथड को क्या करना है, इक्वल करना है। आप लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के रहते हो कि ये इक्वेशन जो होता है वो उसके इक्वल होता है, फिर करना पड़ता है आगे के स्टेप। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखेंगे यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड, एक इंस्टेंटेनियस मेथड से देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे यूजिंग रेट लॉ। ये दोनों मेथड से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, बहुत इजी हो गया है। देखो कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लॉ की मेथड से बताऊं तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखा था। याद करो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, याद है ना। ये है आपका रिएक्टेंट और याद करो कुछ बताया था, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपका
ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये हुआ यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड। अगर मैं बात करती हूँ यूजिंग रेट लॉ, तो रेट लॉ की मेथड में हम लोगों ने कुछ देखा था, याद करो क्या देखा था, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी पावर में भी कौन रहेगा, 1 रहेगा। याद करो रेट लॉ में क्या देखा था, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, A। क्या कभी प्रोडक्ट आएगा, कसम याद करो कभी भी प्रोडक्ट नहीं आता है। अब देखेंगे आगे, ये हुआ आपका रेट। देखो अब क्या रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं है। यहाँ पे अगर आपने ये चीज मेंशन कर दी ना तो रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बुक में दे ही नहीं रखा है। अब बढ़ेंगे आगे, अगर मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे से करूँ, देखो आपको पता होगा कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करवाना है तो मुझे लीनियर वेरिएबल्स को एक जगह पे ले लेना पड़ता है, मतलब सिमिलर वेरिएबल्स को एक जगह पे कर देते और डिसिमिलर को एक जगह पे, तभी जाके इंटीग्रेशन बहुत परफेक्टली हो पाता है। वही करने का है। माइनस डेल्टा ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इस ए को मैं नीचे भेज दूंगी, इस ए को मैंने नीचे भेज दिया। अब यहाँ पे है आपका के और इस dt को मैंने ऊपर भेज दिया, मतलब करना कुछ भी नहीं है। करना क्या है, इस a को नीचे लेके आ गए, इस dt को ऊपर लेके चले गए। इस a जो था यहाँ पे उसको नीचे लेके आ गए और dt को ऊपर लेके चले गए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि a के नीचे a आ गया, जिसके वजह से मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ प्रॉपरली। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं दोनों के दोनों साइड को इंटीग्रेट करने जाऊँ तो मेरा एक्सप्रेशन देखो कुछ ऐसा होगा क्या। अगर दोनों साइड को हम लोगों ने इंटीग्रेट करवा दिया, इसको भी और इसको भी, तो नेगेटिव साइन तो बाहर ले लेंगे। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करती हूँ इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पे टाइम को हम लोग लेंगे 0 से t, और यहाँ पे a के कंसंट्रेशन को भी हम लोग क्या लेंगे, a0 टू at। ठीक है, चलो अब मुझे देखने का इंटीग्रेशन। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग 1/x इंटू डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन करवाते हैं तो इसका वैल्यू आता है ln x। सबको याद है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा डेरिवेशन वाले चैप्टर में कि 1/x इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होता है, ln x। इन द सेम फैशन 1/a इंटू डेल्टा a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a। इसका इंटीग्रेशन होगा आपका ln a। यहाँ पे इंटीग्रेशन के कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे है a0, यहाँ पे है 80 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस एज इट इज रखेंगे, k जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अब मुझे टाइम का इंटीग्रेशन करवाना है। याद करो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t क्या होगा, t होगा। ठीक है, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस k जो है वो कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स मतलब x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा t मतलब क्या होगा, t। दैट्स सो सिंपल। चलो ये तो हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डेल्टा एक्स का मतलब होता है ln x। इन द सेम फैशन अगर मैं इसको भी लिखूँ, इसको भी सिस्टमैटिकली लिख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है। इन द सेम फैशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटू डेल्टा ए का मतलब क्या होगा, ln a। अब कोई फ़र्क पड़ता है कि, देखो इधर इस माइनस को हटा के अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया, कोई फ़र्क पड़ता है कि, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इधर माइनस लिखो इधर माइनस लिखो, सब सेम ही है। चलो अब मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो आप लोगों को शायद ये वाली चीज़ भी पता होगी कि जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग लिखते हैं सपोज x, यहाँ पे मैंने लिखा है x1, यहाँ पे मैंने लिखा है x2, तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर सपोज आपको ऐसा आ जाए, देखो इंटीग्रेशन अगर आपको आ जाए डेल्टा एक्स का, तो इसका मतलब x होगा। यहाँ पे सपोज मैंने लिमिट दी x1 और x2, तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो x1 और x2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। मतलब जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में टर्म्स होते हैं आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हो इसके जगह पर। जैसे कि यहाँ पे आएगा x2 माइनस क्या आएगा x1। सपोज यहाँ पे ऐसा आ जाए y1 और y2 दिया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर वाला पहले बाद में नीचे वाला। सपोज अगर ऐसा आ जाए z1 और z2, कैसे लिखते, ऊपर वाला पहले माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है, z2, नीचे वाला कौन है, z1।
समझा या नहीं? इन द सेम फैशन अगर मुझे इसको लिखने का है तो अपन लोग कैसे लिखेंगे? देखो इधर पहले कौन आएगा? ऊपर वाला लिखेंगे, माइनस नीचे, बाद में कौन आएगा? नीचे वाला। मतलब कहना मुझे ये है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में उसके वैल्यूज को पुटअप करने जाते हैं, कैसे करते हैं? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, पहले ऊपर वाला लिखा फिर माइनस करके नीचे वाला, इक्वल्स टू यहाँ पे भी आपके कुछ टर्म्स है 0 to t, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पुटअप करेंगे तो वो 0 रहेगा, तो हम लोग को कुछ भी करके t तो पुटअप करना ही है, तो माइनस k into t आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मुझे आगे और बढ़ना है। आप सबको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होगी। प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कहीं पे भी अगर आपकी सपोज ये वाली चीज़ आ जाए, ध्यान देना, कहीं पे भी अगर आपको ये वाली चीज़ आ जाए ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n इक्वल्स टू ln ऑफ m अपॉन n, ये सब लॉगरिथमिक टेबल्स की चीज़ें, ये सब आपने बेसिक 6-7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी कि log m माइनस log n, उसी का मतलब क्या होता है? log ऑफ m अपॉन n। तो बस वही वाली चीज़ है, इसको आप लोग m समझ लो, इसको आप लोग n समझ लो, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा? ln ऑफ m अपॉन ln ऑफ n इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी। समझा या नहीं? कुछ भी नहीं करने का है यार। ln m माइनस ln n इक्वल्स टू ln ऑफ m अपॉन n, ये है आपका m, ये है आपका n, तो क्या हो जाएगा? m अपॉन n इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? अब अगर मुझे सपोज इस माइनस साइन को यहाँ से हटाना है तो क्या कर सकते हैं अपन लोग एक तरीका कर सकते हैं। मतलब कहना मुझे ये है, सपोज आपको कहीं पे ऐसा आ जाए, लेट अस से ln ऑफ, ध्यान से देखना, कहना मुझे ये है अगर आपको कहीं पे x अपॉन y आ जाए, इसके सामने -1 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो y अपॉन x इक्वल्स टू +1? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस का काय में कन्वर्शन हो जाएगा? प्लस में। इन द सेम फैशन अगर मुझे इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिवर्सिंग। अब हम लोग रिवर्सिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करवाना पड़ेगा। तो करेंगे, अब देखेंगे क्या आएगा? ln ऑफ, अभी नीचे में ये नॉट है, अब ये जो a नॉट है वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर में। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर से देखो रे, देखो क्या किया हम लोगों ने? रिवर्स किया, a नॉट को ऊपर भेज दिया, 80 को नीचे भेज दिया, माइनस साइन काय में कन्वर्ट हो गया? प्लस। अब देखो क्या होगा, अगर मुझे सपोज ये वाली चीज़ जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में चाहिए तो उसको भी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, लॉगरिथमिक फॉर्म में चाहिए ना। तो उससे पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे इसको एलाबोरेट करके यहाँ पे दिखाना है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो और सॉल्व हो जाए। देखो इधर, सबसे पहली चीज़ अब हम लोग को क्या करना है, अब आगे जो मैंने देखा वो ये है कि अगर मुझे इसको k के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, मुझे यहाँ पे k के टर्म्स में चाहिए, तो इस t को मुझे नीचे भेजना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि देखो बड़ा 1/t ln ऑफ a नॉट अपॉन a t। कुछ भी नहीं करना है, इस t को मैंने यहाँ नीचे भेज दिया, तो ये जो t था ये क्या बन गया? 1/t ln ऑफ a नॉट अपॉन a t को एज इट इज़ लिखा है और k को इस साइड में लिखा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। आगे जो मैंने देखा वो ये है कि पहला एक्सप्रेशन जो मुझे यहाँ से मिल रहा है वो ये है k इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ a नॉट अपॉन a t। ठीक है, इसी इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख दिया। ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिला। अब बढ़ना है आगे। अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो या अप्रोच करते हो तो आप लोग हमेशा लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करते हो, बट यहाँ पे तो ln है ना, हम लोग ln से कैसे आंसर निकालेंगे? मतलब हमको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो अगर सपोज मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करने जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि अगर हम लोग को ln के जगह पे कुछ वैल्यू लिखना है तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग। बुक में है ना कुछ भी बेसिक नहीं दे रखा है, बुक में सिर्फ उन्होंने बताया है कि ऐसा 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 हो रहा है, बेसिक स्टेप्स कुछ भी मेंशन नहीं किए, और मैंने वो सारी बेसिक स्टेप ये वाली चीज़ सब मेंशन की है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा।
अब अगर देखा जाए आगे तो आपको पता है ln का मतलब होता है 2.303 इंटू लॉग, मतलब जाहिर सी बात है आप इस ln के जगह पे क्या रखोगे 2.303 इंटू लॉग की बेस 10। तो चलो करेंगे k इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। इस ln के जगह पे क्या रखने का है 2.303 इंटू लॉग की बेस 10 a0 अपॉन 80। समझा या नहीं, कुछ भी नहीं करने का है। ln के जगह पे क्या रखा है 2.303 इंटू लॉग की बेस 10। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गया। अब कुछ और स्टेप्स आएंगे जो आपको पेपर में एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, मैं उसको डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार इस रिवीजन को पूरा एक्चुअली रिवाइज कर लेते, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ ये पढ़ लिया तो बस मेरा काम हो गया, न्यूमेरिकल मुझसे हो जाएगा। बट अगर पेपर में डेरिवेशन आ गया तब क्या करोगे 3 मार्क के लिए, तब तो फंस जाओगे ना। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ही ऐसा चैप्टर है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ से डेरिवेशन आने का 100% चांस है। देखो न्यूमेरिकल तो बाकी चैप्टर से आराम से आ सकते हैं, बट सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो 2012 से लेके 2020 तक के सारे पेपर देखो, आप वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करोगे केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल उतने नहीं आए, बट केमिकल काइनेटिक्स से डेरिवेशन ज़्यादा आए, इसलिए इसको छोड़ना मत। फिर से देखो, एक लेंगे ए, एक लेंगे पी। ए है रिएक्टेंट, पी है प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैंने आपको ये बोला है कि अगर मुझे रेट को लिखना है तो मुझे 2 मेथड को कंपेयर करना है। पहला रहेगा यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड, सेकेंड रहेगा यूजिंग रेट लॉ। आप एकदम एक्सपर्ट बन चुके हो क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सिखा चुकी हूँ। इंस्टेंटेनियस मेथड में क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम कम होते जाता है, इसलिए माइनस लिखा। रेट लॉ में याद करो कुछ कसम खाई थी कि जो भी रेट होता है उसके में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किसका आता है, रिएक्टेंट का आता है। बस यहाँ पे वही लिखा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, सामने है 1, ऊपर में भी कौन आएगा 1। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में। आगे जो आप लोगों ने देखा वो ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है। इसका नाम ही देखो ना, इंटीग्रेटेड है, मतलब आपको इंटीग्रेशन तो करवाना ही है। वो खुद बोल रहा है मेरे अंदर में इंटीग्रेशन करना, क्योंकि मेरा नाम ही इंटीग्रेटेड है। फिर आपने क्या किया, इसको ए को ए के पास लेके चले गए, टी को उधर भेज दिया, इंटीग्रेशन करवाया, लिमिट दे दी 0 टू टी a0 टू 80। फिर क्या करवाया, फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है ln x, तो 1/a इंटू डेल्टा ए का मतलब भी क्या होगा ln a। चलो ये भी करवा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स का मतलब होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी का मतलब क्या होगा t। फिर आगे आप लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट किया, माइनस नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा क्योंकि इसको 0 सब्स्टिट्यूट करके कोई मतलब है नहीं। फिर आपने देखा ln m माइनस ln n का मतलब ही क्या होता है, ln ऑफ m बाई n, पता है ना। बस m और n, तो m अपॉन n इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी। अब मुझे ये माइनस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, अगर ये x अपॉन वाई का मतलब -1 होता है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, y अपॉन x आ गया, तो माइनस का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैंने सपोज इसको भी अगर रिवर्स कर दिया तो ये माइनस का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, प्लस में। इसको अपन ने रिवर्स कर दिया, इसका प्लस में आ गया, एक इक्वेशन मिल गया। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि चलो मैंने इक्वेशन तो ऑब्टेन कर लिया, बट पेपर में तो ln दिया ही नहीं जाता, पेपर में तो लॉग टेबल दिया जाता है। तो फिर मैंने कन्वर्शन किया कि ln का ही मतलब होता है 2.303 इंटू लॉग की बेस 10, तो इस ln के जगह पे वो वाली चीज़ लिख दी और आपका एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, पूरे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखेंगे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका ये कहता है कि पहला इक्वेशन जो आपने ऑब्टेन किया है वो ये है k इक्वल्स टू 1/t लॉग की बेस 10 a0 अपॉन 18। ये आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन जो सबसे काम का है वो यूज़ किया है। ये इक्वेशन से ही आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो आपको यही वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन जो मैंने ऑब्टेन किया था वो यहाँ पे ये था, यहाँ पे 2.303 है। सेकेंड इक्वेशन जो मैंने ऑब्टेन किया था वो ये है 1/t ln ऑफ a0 अपॉन 80,
ठीक है, ये था मेरा सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब क्लियरली बता रही हूँ। इस वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आ सकता है, इस वाले इक्वेशन से आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब कैसे आएगा वो देखो, ठीक है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है, आप लोगों को ये वाला बेसिक भी बहुत अच्छे से पता होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जब भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर सपोज मैं लिखती हूँ ln ऑफ x इक्वल्स टू y, तो हम लोग इस x को ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ln ऑफ x का मतलब है प्लस y, ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपने। ln x का मतलब होता है प्लस y। जब ये ln ऊपर जाता है तो यहाँ क्या बन जाता है? e की पावर। सिमिलरली अगर आपको आ जाए ln ऑफ x इक्वल्स टू माइनस वाई, तो आप x को कैसे लिखोगे? e की पावर माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाला जो ln है ये दूसरे साइड में e की पावर बन जाता है। यहाँ पे प्लस y है तो प्लस y आया, यहाँ पे माइनस y है तो यहाँ पे माइनस y आया। इन द सेम फैशन अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो कैसे लिखेंगी? देखो रे देखो, ये t को सपोज ऊपर भेज दिया, k इंटू टी इक्वल्स टू ln ऑफ a नॉट अपॉन ए टी। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ln ऑफ a नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू प्लस के टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन में इसको अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ln ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर मैंने इसको रिवर्स करवाया, क्योंकि मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ इसलिए मुझे हर पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना है। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये प्लस साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस साइन में। तो अब देखो क्या होगा, अगर हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा दे तो एन नॉट अपॉन ए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा e की पावर प्लस के टी। समझा या नहीं? कुछ भी नहीं करने का है, एन नॉट अपॉन ए टी को एज इट इज़ लिया, ln जब इधर जाता है तो वो e की पावर बन जाता है। यहाँ पे आ जाओ, अगर मुझे लिखने का है ए टी अपॉन एन नॉट तो इसी को कैसे लिखेंगे? ln जब उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? e की पावर। अगर ऊपर है प्लस तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस। अगर यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। समझा या नहीं? सेम वही वाला किस्सा है, यहाँ प्लस है तो ये e की पावर प्लस वाई बन गया, यहाँ माइनस था तो ये क्या बन गया? e की पावर माइनस वाई। चलिए ये तो हो गया। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, या तो एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, ठीक है। एक और तरीके से इसको पूछा जा सकता है, देखो कैसे करेंगे। अगर सपोज मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ए टी, इस ए नॉट को यहाँ पे भेज दिया, ये ए नॉट आ गया, ई की पावर माइनस के टी। पेपर में अगर फर्स्ट ऑर्डर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप ये वाला इक्वेशन ही यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है, एमसीक्यू अगर आ जाए ना, देखो रे देखो, ध्यान से देखो, आधे बच्चे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे ई की पावर में प्लस था कि माइनस था। याद रखना है, अगर ऊपर में ए नॉट है तो ई की पावर में प्लस के टी आएगा, अगर ऊपर में टी है ना तो ई की पावर में माइनस के टी आएगा। आधे बच्चे वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे, मेरे को ई की पावर के टी तो याद है बट ये याद ही नहीं है कि माइनस था या प्लस था। अब याद रहेगा ना, अगर नॉट ऊपर आ जाए तो प्लस रहेगा, अगर टी ऊपर आ जाए तो ये माइनस रहेगा, और इसी से आप ये वाला इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, न्यूमेरिकल के लिए ये 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बताए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस है। अच्छे से करो, 1 मार्क पूरा मिल जाएगा यार, टिक मार्क करने से 1 मार्क मिलता है, मजाक नहीं है। लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो कर लिया है डिस्कस, अब मुझे मूव करने का है आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे के पार्ट को करेंगे हम लोग डिस्कस, लेकिन उससे पहले ये तो खूब किचन काचन हो चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या कहाँ पे। मैं एक बार सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली लिख देती हूँ और फिर आपको आगे का पार्ट बताती हूँ। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखेंगे फटाफट देखेंगे। सबसे पहली काम की चीज़ मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये था k इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। सेकेंड चीज़ जो मैंने देखी वो यहाँ पे ये थी, ए नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू ई की पावर में क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है।
उसके बाद में आपको मैंने एक और इक्वेशन बताया था, AT/N0 इक्वल्स टू ई की पावर में क्या आता है, माइनस आता है। उसी के बाद में एक और चीज़ बताई थी, वो ये थी, इसी से ऑब्टेन किया था, A0 ऊपर गया इंटू ई की पावर माइनस KT। साथ ही साथ एक और चीज़ देखी थी, वो ये थी K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log की बेस 10 A0 अपॉन AT। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैंने ये A0 और AT ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि A0 और AT होता क्या है, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको A0 और AT का फॉर्म ही नहीं पता कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल में तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना वैल्यूज़ को। तो देखो रे देखो, आपका जो A0 होता है ना, A0, इसी का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू 0। समझा या नहीं। आप अगर बोलते हो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपका टाइम क्या होता है, 0 होता है। तो आपको याद रखना है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, और कुछ क्वेश्चन में आपका लिखा जाएगा कि जो भी कंसंट्रेशन है ना 0 टाइम पर, वो ये है। आधे बच्चे तो रट्टा मार के जाते हैं कि हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है A0, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है A0। बट अगर एग्जामिनर ने चालाकी करके वहाँ पे ये दे दिया कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू 0 इज़, तब तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसलिए मैंने आपको दोनों टर्म्स लिख दिए, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू 0। समझा या नहीं। अब देखना है, अगर मैं बात करती हूँ इसी की, तो इसी का मतलब जो आपका होता है ना, वो होता है ए से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ AT की, अगर मैं AT की बात करने जाती हूँ ना, AT की, तो AT की बात का मतलब ये होगा, इसका मतलब आपका रहता है कंसंट्रेशन एट टाइम T, कंसंट्रेशन एट टाइम T और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये मैं क्या बता रही हूँ, इतना सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट याद रखना है, न्यूमेरिकल में एक तो ये सेंटेंस दिया जाएगा या तो ये। अगर मैंने दोनों नहीं बताए, आपको सिर्फ एक ही बताया और पेपर में ये आ गया तो फंस जाओगे ना। अगर ये आ जाए कंसंट्रेशन एट टाइम T तो आप कर लोगे, बट अगर ऐसा आ जाए आफ्टर टाइम T तो अब तो आप पागल हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू रहता है A-X। मुझे पता है दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये x कहाँ से आ गया, तो समझाती हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सब समझा के देती हूँ, ठीक है। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है, देखो रे देखो, अगर आपको आ जाए A गिव्स प्रोडक्ट B, ठीक है, वो x कहाँ से है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी समझना ज़रूरी है। अगर मैं बात करती हूँ इनिशियली, अगर मैं इनिशियली बात कर रही हूँ, इनिशियली, तो इनिशियली का मतलब क्या होता है, इनिशियल में आपका टाइम क्या होता है, इक्वल्स टू 0। तो आपका इसका कंसंट्रेशन है A, मतलब रिएक्टेंट जो रहता है वो इनिशियल में सपोज A है, और प्रोडक्ट तो कुछ भी फॉर्म ही नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन के स्टार्टिंग की बात करें, जब आपका टाइम 0 है, तो आपका इसका कंसंट्रेशन हाई रहता है, A रहता है, और प्रोडक्ट तो टाइम 0 पे कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने वहाँ 0 लिख दिया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, कुछ समय के बाद की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आपका कुछ प्रोडक्ट बना जिसका वैल्यू है x। सोचने की बात है, इनिशियली ये A था, ये 0 थे जब टाइम 0 था। अगर मैं कुछ समय बाद की बात कर रही हूँ, आफ्टर सम टाइम की बात कर रही हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो रिएक्टेंट कितने बचेंगे, A-X। जिसको ये भी नहीं समझा वो सुनो रे सुनो। सपोज स्टार्टिंग में मेरे पास 20 पेंसिल्स थी, 20 पेंसिल्स A के पास, मतलब अंकिता के पास स्टार्टिंग में 20 पेंसिल थी। यहाँ पे कोई XYZ पर्सन है, उसके पास में 0 पेंसिल थी। मैंने क्या किया, अपनी 10 पेंसिल्स इसको दे दी, मैंने अपनी 10 पेंसिल्स इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी पेंसिल बची, 10। मतलब ही मेरे पास कितनी पेंसिल बची, 20 - 10। समझा या नहीं। 20 पेंसिल थी, 10 इसको दे दी, कितना बचा, 20 - 10। A था, x इसको दे दिया, कितना बचा, A-X। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसंट्रेशन एट टाइम T। अब समझ गया,
बुक में ये भी सब डायरेक्ट देख रखा है कि a माइनस एक्स होता है, बट पता कैसे चलेगा कि a माइनस एक्स आया कहाँ से? अब समझ में आ गया ना कि ये जो x है ना, इसको इससे माइनस किया है, तभी जाके तो ये वाली चीज़ आई ना। अब सिमिलरली अगर मुझे एक और इक्वेशन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10। a नॉट का मतलब ही क्या होता है? a भी होता है, और a t का मतलब क्या होता है? a माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी ऑब्टेन होता है। न्यूमेरिकल के लिए ये याद रखना है, एमसीक्यू के लिए ये वाला पोर्शन लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि रहेगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए, तो आधे बच्चे वो कैंसिलेशन वाली मेथड से जाते हो, पेपर में कैंसिलिश करते बैठ जाते हो, 1-2 घंटे वैसे हो जाते, पेपर हो जाता है और बस गए पेपर में। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में या उसके लास्ट वाले क्लास में एक ट्रिक बताई थी, याद है ना? वो ट्रिक क्या थी? वो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, उससे हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए अगर मैं बात करती हूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, अगर हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्राफ वाला सेक्शन अलग से डिस्कस करेंगे, पहले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का डिस्कस कर रहे हैं। जो भी ये लेक्चर देख रहा होगा ना, उसके 3 मार्क्स तो मैं वैसे ही पेपर में पक्के कर दूंगी, 3 मार्क्स। मतलब आज का ये 1 घंटे का लेक्चर आपको 101% 3 मार्क्स देके जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सोचने की बात है, आप सबको याद है कि रेट कांस्टेंट मतलब होता क्या है? ये ही तो होता है। अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे जो मैंने जाना वो ये है कि आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? वो ट्रिक ये था कि रेट कांस्टेंट का जो भी यूनिट होता है ना, वो होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। आई होप ये वाला सबको याद होगा। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, समझा या नहीं? और बताया था कि n का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मुझे डिस्कस करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही तो यूनिट को डिस्कस करना है ना, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। तो फर्स्ट ऑर्डर है, n मतलब ऑर्डर होता है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होने वाला है? 1, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर आपने क्या लिया है? फर्स्ट ऑर्डर। चलो देखेंगे इसके यूनिट को। K का अगर मुझे यूनिट निकालना है, क्या है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और n का मतलब ही क्या है? यहाँ पे 1 है, और सेकेंड इनवर्स एज इट इज, समझा या नहीं? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, n का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? फर्स्ट, इसलिए 1 लिखा। अब बताओ 1 माइनस 1 कितना होता है? 1 माइनस 1 तो 0 होता है। सेकेंड इनवर्स, anything to the power 0 is 1। anything to the power 0, x की पावर 0 भी 1 होगा, y की पावर 0 भी 1, अंकिता की पावर 0 भी 1 ही होगा, समझा या नहीं? तो इसकी पावर 0 भी क्या होगा? 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपका यूनिट कितना आया? सेकेंड इनवर्स। तो आपके रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना आया? वो सेकेंड इनवर्स आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधे बच्चे वो कैंसलेशन वाले मेथड से फंस जाते जाके, बट याद रखना है हम लोग इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, समझा या नहीं? लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे हाफ लाइफ की तरफ कि एक्चुअली ये हाफ लाइफ होता क्या है। चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आपका वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, इसको हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड को हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हो। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सोचने की बात है। टी को टाइम होता है, टी मतलब टाइम होता है। अगर हाफ लाइफ बोला है मतलब क्या होगा? लाइफ का आधा, टाइम का आधा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी हाफ। दैट इज सो सिंपल। अगर मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेते तो हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना। तो देखो द टाइम रिक्वायर्ड, एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर समझा के देती हूँ। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं टू फॉल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
to fall the concentration of reactant by half value is called as half life time और half life period। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब आपका टी हाफ होता है। ठीक है, तो कहना जो मुझे है वो यहाँ पे ये है कि जो भी टाइम आपको लगता है किसी भी कंसंट्रेशन को हाफ वैल्यू से डिक्रीज करने के लिए, मतलब सोचो, मुझे पता है कि आप लोगों को ये साइंटिफिक टर्म समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, आई नो दिस थिंग, लेकिन अब मैं समझाऊंगी एकदम ईजी लैंग्वेज में। कहना मुझे ये है कि सपोज आपके पास में थे, लेटस से आपने लिया है ए गिव्स पी। इनिशियली आपके पास लेटस से सपोज मैं बोल रही हूँ 60% कोई भी चीज़ है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि इसका 60% है तो मुझे पता करना है कि कितने टाइम में ये 30% होगा। 60 का आधा कितना होता है, 30%। तो जितना भी टाइम मुझे लगेगा इस 60 को आधा करने के लिए, वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा हाफ लाइफ टाइम। एक और तरीके से ले लेंगे, सपोज अगर ये 100% आ जाए तो आपको 50% करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। मतलब आपने कंसंट्रेशन को कितने अमाउंट से डिक्रीज किया है, हाफ अमाउंट से। तो जो टाइम लगेगा उसका भी नाम क्या रहेगा, हाफ। क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज तो हाफ से किया है ना, तो टाइम को भी किससे डिक्रीज करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ से। इसीलिए तो लिखा है द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टू फॉल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय हाफ वैल्यू इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। समझा या नहीं? चलिए अब बढ़ेंगे और आगे। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं इतने सारी चीज़ें कैसे याद रखूँगा, हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, मुझे कैसे याद रहेगा इतने सारे कंसंट्रेशन, इतने सारे डेरिवेशन। दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है ना, इतने सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो याद रखने का ट्रिक जो है ना वो बता रही हूँ, याद रखना, किसी को बताना मत। तो वो ट्रिक आपकी जो कहती है वो यहाँ पे जो है वो ये है कि सबसे पहले अगर आपको हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखने का है, सारे के सारे मेरे साथ कसम खाएंगे, अगर हमको हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखना है तो हमको करना क्या है, ध्यान से सुनना, हमको करना बस यही है, सबसे पहले हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मैम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रिक बता रही है, लेकिन गलत मत समझना, ये सारे ऑर्डर के लिए ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पता चल जाए ना तो फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड ऑर्डर क्या, फोर्थ ऑर्डर क्या, आप किसी भी ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है, सीधी सीधी बात। ए टी जो है ना, ए टी, इसको अच्छे से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। तो इसको अगर मैं ए टी लिखती हूँ तो ए टी को आपको ए नॉट बाय 2 लिख देने का है, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपको टी को टी हाफ से रिप्रेजेंट करना है। तो आपके टी हाफ का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या कसम खानी है, सबसे पहले जिस भी ऑर्डर के लिए हमको हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखने का है, मतलब ये टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखने का है, उसके लिए मुझे बस क्या करना है, सबसे पहले मुझे उस ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन लिखना है। उस ऑर्डर के रेट एक्सप्रेशन में करना क्या है, 80 के जगह पे ए नॉट बाय 2 करने का है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये 2 क्यों करूँ, मेरी मर्जी, मैं 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, बट याद रखना है हाफ बोला है, हाफ मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। पानी पूरी खाई होंगी ना, हाफ प्लेट और फुल प्लेट, नूडल्स भी खाया होगा, हाफ प्लेट और फुल प्लेट। हाफ प्लेट में होता क्या है, उसका आधा होता है। इन द सेम फैशन इसको मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि आधा किया है, तो टाइम को भी टी हाफ लिख देंगे। तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो टी हाफ रहेगा। ये किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे जीरो, चाहे थर्ड हो। समझा या नहीं? तो चलिए बढ़ेंगे आगे और निकालेंगे इसी ट्रिक की हेल्प से एकदम इजीली अपने टी हाफ के एक्सप्रेशन को। तो अगर मैं बात करती हूँ एक्सप्रेशन की, तो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये है, मुझे लिखने का है एक्सप्रेशन। मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ। टी हाफ के लिए मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब ही मुझे हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर।
क्योंकि अभी तो हम लोग सारे के सारे रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जाना वो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले याद रखना है, क्या बताया था, आप सबने कसम भी खाई है कि सबसे पहले हम लोग रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे अपने रेट एक्सप्रेशन को। KT इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10 A0 अपॉन 80। ठीक है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कसम आपको ये खानी थी कि आप सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो फर्स्ट कसम के अकॉर्डिंगली मैंने रेट एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब मुझे बढ़ने का है आगे। आगे जो मैंने यहाँ पे जाना वो यहाँ पे ये है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो T इक्वल्स टू, ध्यान देना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग की बेस 10 A0 अपॉन 80। बिल्कुल लिख सकते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या किया मैंने, इस टी को यहाँ भेज दिया, इस के को यहाँ भेज दिया, टी को इधर भेजा, के को इधर भेजा, बट क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे टी के टर्म्स में चाहिए, मुझे टाइम निकालना है, हाफ लाइफ टाइम। इसलिए एक्सप्रेशन को भी किसके टर्म्स में लिखा है, टाइम के टर्म्स में, टी के टर्म्स में। समझा या नहीं? ये तो हो गया। सेकेंड कसम क्या खाई थी आपने? सेकेंड कसम मैंने ये खाई थी कि चाहे कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, बट 80 के जगह पे मुझे क्या लिखना है, A0/2। याद है ना, हाफ प्लेट नूडल्स, हाफ प्लेट पानी पूरी इन द सेम प्रेशन, हाफ कंसंट्रेशन। 80 के जगह पे A0/2 लिखेंगे। तो बस वही काम करेंगे। 80 के जगह पे क्या लिखने का है, A0/2 लिखने का है। बस वही काम करेंगे। 80 के जगह पे A0/2। बस देखो देखो 2.303 अपॉन के लॉग की बेस 10, ध्यान से देखना, A0 तो एज इट इज था, A की जगह पे आपको क्या लिखना था, क्या कसम खाई थी, A0/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A0/2। सोचने की बात है, बाई 2 लिखा है तो ये वाला 2 कहाँ पे चले जाएगा, ये वाला 2 आपका ऊपर चले जाएगा। ये तो पता है ना, ये बाई 2 अगर यहाँ लिखेगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। A0 से A0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग की बेस 10, यहाँ पे आया है 2। आप सबको पता है कि लॉग 2 का ही मतलब क्या होता है, 0.3010, लॉग टेबल से देख सकते हो। तो T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 का मतलब ही होता है 0.3010। 0.3 इंटू 2, सोचने की बात है, यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 3 2 6 होता है, मतलब 0.3 इंटू 2 कितना होगा, 0.6। तो इसका वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो रहेगा 0.693 अपॉन के। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैंने 2 कसम तो फॉलो की, लेकिन क्या मैंने तीसरी वाली कसम फॉलो की? नहीं की। वो भी तो करना है ना। टी के जगह पे क्या लगाएंगे, टी के जगह पे हर जगह पे आपको हाफ लिखने का है, इसलिए मैं बाद में लिख रही हूँ हाफ। समझा या नहीं? तो ये हुआ आपके हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ करना क्या है, चाहे किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, कसम ये खाई है कि सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेकंड कसम, A की जगह पे क्या लिखेंगे, A0/2। A0/2 क्यों लिखा? क्योंकि हाफ प्लेट नूडल्स, हाफ प्लेट पानी पूरी इन द सेम फैशन, हाफ कंसंट्रेशन, इसलिए A0/2 लिखा। ये जो 2 है अपॉन में लिखेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो गया, log 2 का वैल्यू लिख दिया। फिर थर्ड कसम क्या थी कि जहाँ पे भी टी रहेगा उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, टी हाफ, इसलिए मैंने हर जगह पे क्या लिखा, टी हाफ लिखा। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। मैं अभी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट मैं न्यूमेरिकल में जो चीज़ आती है ना वो चीज़ आपको हिंट दे रही हूँ। वो हिंट अगर आपको पता चल जाए ना, सीरियसली स्पीकिंग आप कोई भी न्यूमेरिकल को यू लगा सकते हो। तो चलिए देखेंगे कि वो हिंट है क्या। आपका हिंट आपको यहाँ पे ये कहता है कि आप लोगों ने अभी देखा कि टी हाफ का मतलब ही क्या होता है, 0.693 अपॉन के। मतलब कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है कि अगर मुझे कहीं पे भी पता चल जाए कि टी हाफ क्या है, टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड भी बोल सकते हैं और हाफ लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं, और के मतलब क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। चलिए अब मूव करेंगे आगे। आगे जो मैंने यहाँ पे जाना वो ये है, बचपन से ही आप सब पढ़ते आए हो, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, ये सब आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा।
इन द सेम फैशन आपको आज एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि टी हाफ है, के है तो टी हाफ है, के है तो टी हाफ है। समझा या नहीं? बस याद रखना है, बचपन से पढ़ते आए हैं ना, जल है तो जीवन है। इन द सेम फैशन आपको क्या याद रखना है, के है तो टी हाफ है। रेट कांस्टेंट है, मतलब ही अगर के है तो ही टी हाफ है। अगर के नहीं पता तो क्या टी हाफ निकाल सकते हैं? नहीं। अगर टी हाफ नहीं पता तो क्या के निकाल सकते हैं? नहीं। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछा जाए, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ जो आप लोग यूज़ मतलब नहीं देखते हो, जनरली ऑब्जर्व नहीं करते हो। वो चीज़ ये है कि अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट टी हाफ, कैलकुलेट टी हाफ, तो आधे बच्चे ये एक्सप्रेशन लगा देते हैं डायरेक्टली। वो सोचते नहीं कि आगे क्या होने वाला है। पहले सोचना तो चाहिए कि मैंने बताया था जल है तो जीवन है, के है तो ही तो टी हाफ है ना। अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए टी हाफ, दिमाग में फिट कर लो कि मुझे सबसे पहले तो के को निकालना है। अगर के नहीं निकालोगे, के है तो टी हाफ है, जल है तो जीवन है, के ही नहीं निकालोगे तो टी हाफ कहाँ से आएगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट टी हाफ, तो आपको अपने माइंड को ये देने का, इंस्ट्रक्शन देने का है कि बेटा पहले के निकालो फिर ही टी हाफ निकालना। तो आप पहले किसको निकालेंगे? आप पहले निकालेंगे के को, तभी तो टी हाफ निकलेगा ना। समझा या नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में सपोज आपको टी हाफ दे दिया जाए, अगर आपको टी हाफ गिवन हो, सपोज आपको टी हाफ गिवन है, ठीक है, और आपको ए नॉट का भी वैल्यू दे रखा है, ए टी का भी वैल्यू दे रखा है, और भी बहुत सारे टाइम का भी वैल्यू दे रखा है, और आपको उसने सपोज कुछ भी पूछा है, लेट अस से उसने आपको 80 पूछा है, उसने आपको टाइम भी दे रखा है, उसने आपको पूछा है कि 80 बताओ। अब आप लोग फंस जाते हो। अब आप लोग ये सोचते हो ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। आई नो, बट स्टिल फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। कहना मुझे ये है कि अगर पेपर में ए नॉट भी आ जाए, टी भी आ जाए, और 80 निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपको क्वेश्चन में आएगा, दिमाग में ही आएगा कि के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग की बेस 10 ए नॉट अपॉन 80 होता है। मुझे टाइम तो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ए नॉट भी क्वेश्चन में गिवन है, अब मुझे 80 निकालने के लिए बोला है। बट क्या क्वेश्चन में के निकाला है? नहीं निकाला है। क्या क्वेश्चन में के दिया है? नहीं दिया है। मतलब आपको ये एक्सप्रेशन पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आपको ए नॉट टी सब दे रखा है, आपको 80 निकालने के लिए बोला है, बट क्या क्वेश्चन में के दिया है? नहीं दिया है। तो दिमाग में उस वक्त आपके आना चाहिए कि यहाँ पे टी हाफ दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ चालाकी की है। और वो चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि टी हाफ अगर दिया है तो याद रखना है सबसे पहले आप लोग के निकालोगे। समझे या नहीं? अगर के नहीं इससे निकालोगे तो यहाँ पे कहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे? मतलब कहना मुझे ये है कि अगर पेपर में कहीं पे भी आपको टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो सबसे पहले आप के को कैलकुलेट करोगे। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर क्वेश्चन में टी हाफ दे रखा है तो सबसे पहले आप के को निकालेंगे। इसलिए मैंने बोला है ना, जल है तो जीवन है, टी हाफ है तो के है तो टी हाफ है। अगर कहीं पे भी टी हाफ आ जाए, सबसे पहले बिना सोचे समझे सारे काम छोड़ के आप किसको कैलकुलेट करोगे? के को। अगर आपको के दिया जाए तो बिना सोचे समझे आप किसको कैलकुलेट करोगे? टी हाफ को। समझा या नहीं? लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे ग्राफ्स को ड्रॉ करना है अलग अलग। अब क्या होता है ना, पेपर में ग्राफ आते हैं पेपर में ग्राफ, लेकिन आप लोग है ना भूल जाते हो। आप लोगों को याद ही नहीं रहता है कि किसका ग्राफ किस में था। याद ही नहीं आता है कि यार ये कर्व कैसा था, वो कर्व कैसा था। ग्राफ तो सब पढ़ के जाते हो, पेपर में ये देखा ना कि वैसे ही पानी छूट जाता है। भूल जाते हो कि किसका कर्व ऐसा था, किसका कर्व ऐसा था, किसका ऐसा था, किसका ऐसा था। ये सब दिमाग से निकल जाता है, किसका ऐसा था सब भूल जाते हो। याद ही नहीं रहता है क्योंकि हम लोग जाते हैं रट्टा मार के, कंसेप्ट को समझते ही नहीं। तो मैं आज आपको कंसेप्ट के साथ इतने तगड़े तरीके से ग्राफ पढ़ाऊंगी ना कि आपको ये ग्राफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो उसको इजीली अप्रोच कर पाओगे आप लोग। मतलब आप लोग स्टेट बोर्ड का पेपर भी अप्रोच कर सकते हो, एंट्रेंस के एमएसटी सीटी के वगैरह भी क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपकी जड़ जो है ना उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। चलिए देखेंगे कि ये चीज़ कहती क्या है। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका फर्स्ट वाला ग्राफ। फर्स्ट वाला जो आपका ग्राफ है
वो है आपके बुक में प्रॉब्लम 6.2 के नाम से। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जो है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं है वो है पेज नंबर 127 पे जो ग्राफ दे रखा है फिगर 6.2, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है कंसंट्रेशन विथ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सोचने की बात है, अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ मतलब ही मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी तक किया क्या है, ए की तो रिएक्शन ली है, ए गिव्स बी, तो ए का कंसंट्रेशन ए लिख दिया, और साथ ही साथ आपको देने का है विथ टाइम। टी मतलब क्या होता है, टाइम। अब सोचो कुछ बताया था, वो आपको मैंने ये बताया था कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम कम होते जाता है। मतलब ही मैंने जो यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कंसंट्रेशन को, अगर मैंने इस एक्सिस पे लिया है कंसंट्रेशन को, मतलब ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, मतलब ही ए को, और यहाँ पे मैंने लिया है टाइम को, तो मेरा जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से वो ग्राफ मेरा चलते जाएगा। तो ये हुआ मेरा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है मुझे कैसे याद रहेगा, तो देखो रे देखो, ध्यान से देखना मेरी उंगलियों की तरफ, मेरे फिंगर्स की तरफ, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, ध्यान से देखो, दोनों फिंगर्स की तरफ देखो, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या क्या होते जा रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। फिर से देखो रे देखो, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन जो है ना वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। समझा या नहीं? टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम कम होते जाएगा। तो ये हुआ आपके कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या इसको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। चलिए अब मूव करेंगे आगे की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट की, तो नेक्स्ट वाला जो आपका ग्राफ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ को जो हम लोग देख रहे हैं वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। ठीक है, चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। ये वाला आपके बुक में दिया है फिगर जो है, ये वाला है 6.2। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बुक के फिगर के 6.3 को, तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम को। तो अगर मैं बात करती हूँ ना रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैंने यहाँ पे ये जानना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं बात करती हूँ ए गिव्स पी, तो याद रखना है रेट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका कौन सा था? यूजिंग इंस्टेंटेनियस रेट लॉ। सेकंड कौन सा था? यूजिंग रेट इक्वेशन। तो एक रहेगा आपका माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और सेकंड क्या रहेगा? के इंटू ए। आई होप ये सबको याद होगा क्योंकि ये हम लोगों ने अभी देखा। अब आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी का मतलब ही क्या होता है? मतलब ही तो रेट होता है ना। और रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है आपका के इंटू ए। ठीक है, चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अगर सपोज मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया है रेट को, इस रेट का मतलब ही क्या है? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। समझे या नहीं? फिर से देखो, एक रिएक्शन को लिखी, ए गिव्स पी। सेकेंड थिंग क्या किया? रेट का मतलब ही क्या होता है? रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं यूजिंग इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, सेकंड लिख सकते हैं यूजिंग रेट इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस रेट के लॉ से लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है, माइनस आता है, और यहाँ पे क्या आएगा? के इंटू टी, के इंटू ए। अब क्या किया हम लोगों ने? इसी का मतलब रेट होता है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब ही रेट होता है। वर्सेस मैं कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये रहेगा आपका कंसंट्रेशन, मतलब ही आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि देखो रे देखो, ध्यान से देखो, अगर ये वाली चीज़ रेट है तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन को।
रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन को, और वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसा है, 0 है। यहाँ पे आपके वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 है, याद रखना है, दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। रेट जो है वो कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैंने क्या देखा कि अगर रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगा ना वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। समझा या नहीं? देखो फिर से इसको लिख दिया। ये होता है आपका रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी का मतलब हो गया आपका K × A। सेकेंड चीज़ आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व की? सेकेंड चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व की वो ये है कि ये 0 है। 0 का मतलब ही क्या होता है? 0 का मतलब ही होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो बस उसी वाई इंटरसेप्ट को यहाँ पे हम लोगों ने देख दिया। अब वाई इंटरसेप्ट 0 है, इसीलिए मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। अगर कुछ वैल्यू रहता था तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती थी, बट वाई इंटरसेप्ट 0 आया इसलिए मैंने यहाँ से चालू किया। सेकेंड थिंग मैंने क्या देखा, ये रेट मतलब ही ये इस कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। देखो रे देखो, जब ये बढ़ेगा ना तो ये भी तो बढ़ेगा ना, जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए मूव करेंगे थर्ड ग्राफ की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ ना आपके थर्ड वाले ग्राफ की, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि वी वांट स्पेस। तो लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने आगे की ग्राफ की तरफ। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये वाले ग्राफ को जो कि 6.4 को हर कोई सोचता है कि 6.2 किया, 6.3 किया, आप 6.4 डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं इसको लास्ट में करूँगी क्योंकि बुक में ये वाला डायग्राम गलत दे रखा है। बुक में आपका ये वाला डायग्राम टेक्स्ट बुक में गलत दे रखा है, उसको करेक्ट करना, नहीं तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, अंडा मिलेगा। करेक्ट गलत दिया रखा है, गलत दे रखा है यार, कैसे करते हैं ये लोग। चलिए अब मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अगर हम लोग सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको पहले नहीं करते, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके ग्राफ को, जो कि है ग्राफ ऑफ थर्ड वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। लॉग ऑफ A0/80, ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ A0/80 वर्सेस टाइम। ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ A0/80 वर्सेस टाइम वाला ग्राफ हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। तो आगे हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे ये जाना, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करती हूँ K की, तो K का मतलब होता है 2.303/T log की बेस 10 A0/80। वही वाला घिसा पीटा फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है? वर्सेस टाइम बोला है, मतलब इस टाइम को ऊपर लेके जाएंगे, और क्या कुछ करने का है नहीं। तो क्या करेंगे? देखो रे देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे KT/2.303 = log की बेस 10 A0/80। किया क्या है? ध्यान से देखो क्या किया है। इस T को ऊपर भेज दिया, इस 2.3 को नीचे भेज दिया। फिर से देखो, इस T को ऊपर भेज दिया तो ये KT बन गया, इस 2.303 को नीचे भेज दिया तो 2.303 बन गया, और इसका वैल्यू कितना है? log की बेस 10 A0/80। ठीक है, अब मूव करेंगे आगे। तो मुझे सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है, याद रखना है। आप सोचोगे कि मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन को अब यूज़ करना है कौन से ग्राफ के लिए। तो आपको बस दिमाग में इतना फिट करना है, जो बोला गया है ना उसी के लिए एक्सप्रेशन लिखो। अगर रेट बोला गया है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, तो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है ना। अगर आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का पूछा गया है तो आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन लिखो, फिर ग्राफ को निकालो। अगर आपको ग्राफ पूछा गया है log ऑफ A0/80 वर्सेस टाइम, तो आपको एक्सप्रेशन में किसका लिखने का है? log ऑफ A0/80 का। जो बोला गया है ना सीधी सीधी बात वही लिखने का। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं log ऑफ A0/80। ठीक है, आगे जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है, मुझे वर्सेस टाइम का ग्राफ लिखने का है। तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने जो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की ना, वो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका ये वाला पार्ट है log ऑफ A0/80 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम को। देखो ध्यान से देखो, log ऑफ A0/80 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
मतलब ही क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखने का है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y को, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका y भी बढ़ेगा। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस अगर आ जाए x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब कहना मुझे क्या है, जैसे जैसे x बढ़ेगा ना वैसे वैसे y क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। समझा या नहीं? तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इन द सेम फैशन आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो भी आपका log ऑफ a0/80 है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम को। मतलब जैसे जैसे log ऑफ a0/80 बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ेगा। समझा या नहीं? तो यहाँ पे बस वही वाली चीज़ें, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे भी आपका y इंटरसेप्ट है 0, इसीलिए इसको मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, क्योंकि y इंटरसेप्ट का वैल्यू भी क्या है, 0 है। सोचने की बात है कि यहाँ पे मुझे जो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा कि इसका स्लोप क्या है। याद कर लो, इसका स्लोप है आपका k/2.303, k/2.303। एक बार देखेंगे इस एक्सप्रेशन को। अगर मैं सपोज लिखती हूँ इसको ऐसे, log ऑफ a0/80, तो इसी का मतलब आपका क्या रहेगा, k × t/2.303। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 रहेगा। देखो ध्यान से देखो, ये है आपका y, ठीक है, ये है आपका x, x मतलब ये आपका t है, तो ये वाला जो भी बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, m+0, मतलब ये +3। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से देखना, y मतलब y एक्सिस पे कौन आया है, log ऑफ a0/80, तो y एक्सिस पे मतलब ये आपकी ये वाली y एक्सिस पे कौन आया है, log ऑफ a0/80। x एक्सिस पर कौन आया है, x एक्सिस पर आया है आपका टाइम, तो x एक्सिस को मैंने टाइम लिया है। तो अब जो बच गया, ये m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो देखो ये है आपका y, ये t मतलब होता है x, 0 क्या है c, मतलब y इंटरसेप्ट आपका 0 है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया ग्राफ को। आगे मैंने क्या देखा, ये x को अगर इस x को देख ले, t मतलब x, तो बचा क्या, k/2.303, तो k/2.303 आपका m है, मतलब ये आपका स्लोप है, इसलिए मैंने स्लोप के सामने किसको लिखा है, k/2.303। क्या रट्टा मारने का जरूरत पड़ा, बिल्कुल नहीं। चलिए अब मूव करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बुक में गलत दिया हुआ। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुक का वो वाले सही क्वेश्चन को आप सही करो। ये वाला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये है आपके फिगर जो है, ये आपका है फिगर टेक्स्ट बुक में 6.5। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिगर 6.4 को, जो कि टेक्स्ट बुक में गलत दे रखा है, ठीक है। तो आपका जो फिगर नेक्स्ट वाला है वो है log ऑफ a0, log ऑफ 80 वर्सेस टाइम। log ऑफ 80 वर्सेस टाइम का हम लोग कर रहे हैं ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। बुक में गलत दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो यहाँ पे ये है, ध्यान से देखो। हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि log ऑफ a0/80 का ही मतलब आपका होता है, log ऑफ a0/80 का मतलब होता है आपका, log ऑफ a0/80 का मतलब ही क्या होता है, kt/2.303, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर मुझे इसको लिखने का है log ऑफ 80/a0, कुछ भी नहीं किया, इसको रिवर्स कर दिया है। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग करते हैं रिवर्स, तो प्लस का साइन का कन्वर्शन काय में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। थोड़ा टफ तो है यार, समझना तो पड़ेगा ना, टफ हो इजी हो सब डाइजेस्ट करने का है, क्योंकि अपन सारे के सारे 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जब इसको करेंगे रिवर्स, तो प्लस का काय में कन्वर्शन हो जाएगा माइनस में, ठीक है। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जब भी log ऑफ m/n आ जाए तो आप ही उसको क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n, log m माइनस log n, वही लिखा है -k/2.303। यहाँ पे भी है t, यहाँ पे भी है t। आगे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है दिस वर्सेस दिस का, तो इसको अरेंज कर लेंगे। इसको अगर मैं अरेंज करने गई, log ऑफ 80 इक्वल्स टू, ध्यान देना, ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ इसको एज इट इज़ लिखा है -kt/2.303।
आप लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है, जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं, बट आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है लॉग टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसीलिए आपको एक्सप्रेशन भी किसके टर्म्स में चाहिए, लॉग टी के टर्म्स में। समझा या नहीं? तो करना क्या है, मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज़ देख के लिख दिया, इसको रिवर्स करेंगे तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो हो गई। आप सबको पता है लॉग ऑफ m अपॉन n का ही मतलब क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। इसको एज इट इज़ लिखा। मैंने इसको इधर क्यों भेजा और मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको इधर भेजने का है? तो देखो ना, यहाँ पे log 80 बोला गया है, तो मुझे log 80 ही चाहिए, इसलिए मैंने a0 को उधर भेज दिया। अब करेंगे आगे। आगे जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो ये है आपका y, ये है आपका m इंटू एक्स और ये है आपका c। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है आपका y, यहाँ पे जो t है ना, यहाँ पे जो टाइम है ना वो आपका x है, तो बचा क्या, बचा है आपका k अपॉन 2.303। इसी का मतलब k अपॉन 2.303 ही आपका क्या है, आपका m है। इसी का मतलब वो है आपका स्लोप, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, log ऑफ a0। समझा या नहीं? तो ये है आपका y, ये है आपका x, और स्लोप का वैल्यू क्या है, k अपॉन 2.303, और ये क्या है, ये है आपका स्लोप, मतलब ये y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए अब मुझे ग्राफ को ड्रॉ करने का है, तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखेंगे इस ग्राफ को। अगर मैं बात करती हूँ इस वाले ग्राफ की, तो इस वाले ग्राफ को अगर मैं सपोज ड्रॉ करने गई, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अगर मैं log ऑफ 80 को इधर ले रही हूँ, मैंने इसको y एक्सिस पे लिया है, इसीलिए मैंने इसको y लिखा है। साथ ही साथ मैंने इसको x एक्सिस पे लिया है, तो टाइम को मैंने x एक्सिस पे लिया है, इसीलिए मैंने इसको x से रिप्रेजेंट किया है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ y इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपके y इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता था तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता था, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू है। सेकेंड थिंग, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे इतना समझ गया कि मेरा ग्राफ 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा। अब दिमाग में एक मेरे क्वेश्चन ये आता है कि ग्राफ ऐसा रहेगा कि ग्राफ ऐसा रहेगा। क्वेश्चन में दिमाग में तो क्वेश्चन आता है ना कि जब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट होने वाला है, ये तो समझ गया, बट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव रहता है तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हो, जब स्लोप नेगेटिव रहता है ना तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो सोचने की बात है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 नहीं है, मतलब आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे। अब ये दोनों बचता है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर वाला करूँ या नीचे वाला करूँ, तो चेक करो आपका स्लोप कैसा है। आपका स्लोप है नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा वाला रहता है, घसरगुंडी वाला, ऊपर से नीचे। अगर स्लोप नेगेटिव है ग्राफ घसरगुंडी वाला रहेगा, ऊपर से नीचे। चलो अब देखेंगे आगे, मतलब आपका ग्राफ जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, और इस y इंटरसेप्ट का मतलब ही आपका c होता है, और इस c का मतलब क्या है, log ऑफ a0। ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो भी स्लोप है, स्लोप का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, k अपॉन 2.303। आधे बच्चे इस t को भी यहाँ पे लिख देते हैं, बट सोचो ना ये तो x है ना, क्योंकि इसको x एक्सिस पे लिया है, तो बचा क्या, k अपॉन 2.303। ये नेगेटिव है, इसलिए स्लोप घसरगुंडी वाला है। तो आप जब भी आपको अगर ये वाला ग्राफ पेपर में आ जाए तो 1 मार्क के लिए तो आएगा नहीं, 2 मार्क के लिए आएगा। 2 मार्क ऐसे नहीं मिलने वाले, आपको ये सब मेंशन करना है कि स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताते आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो ग्राफ है बुक में गलत दे रखा है, उसको करेक्ट करो। ठीक है, उन्होंने ग्राफ का स्लोप ऐसा बना दिया, बट ऐसा बन ही नहीं सकता, इक्वेशन को देखो ना। चलो ये तो हो गया, बाकी सब चीज़ें हम लोग लास्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट लाइक तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले एक और बात सुनो। ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, यहाँ से 3 मार्क का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पेपर में आएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, सारे डेरिवेशन को ध्यान से प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन भी पेपर में आते हैं। टिल देन बाय।